टारगेट RS 2021 ज्योग्राफी। और आज अपने के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं गजानन जाट। बहुत बहुत स्वागत आपका। और यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर प्रकार के जो एग्जाम्स हैं यानी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन कह सकते हैं। यानी राजस्थान की जो जनजातियां हैं, सुरेश कुकणा, स्वागत है आपका। कि राजस्थान की जो जनजातियां बहुत संक्षिप्त में अपन पढ़ते हैं, लेकिन आज अपन संक्षिप्त में नहीं पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। दशरथ चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है दशरथ आपका भी। यानी विस्तार पूर्वक के इसमें अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजातियां है उसके संदर्भ में, क्योंकि प्रश्न आता है और इनके बारे में अपने को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आज भी आदिम जो जनजातियां हैं, आदि मानव है, उसकी अपने को जो जानकारी प्राप्त होती है वो इन्हीं जनजातियों से ही अपने को प्राप्त होती है कि अपने पूर्वज किस प्रकार के थे, यानी क्या स्थिति रही है। यानी इन सब की जानकारी है अपने को किनसे प्राप्त होती है। आदिम जो जनजातियां हैं इन्हीं से अपने को प्राप्त होती है। तो आप अपन शुरुआत राजस्थान की जनजातियां हैं यानी इनकी जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले यानी दशरथ, सुरेश, गजानन, संगीता, तो ये आपको सबको बता देना चाहूंगा कि इनमें अपन जैसे शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे पहले कि जो मानव सभ्यता का विकास, देखो सभ्य मानव का विकास अलग है। सभ्यता के विकास के साथ अनेक जातियां, प्राकृतिक जो वातावरण है उस प्राकृतिक वातावरण के साथ में यानी उन्होंने अपना सामंजस्य रखते हुए स्वच्छंद वातावरण है यानी उसमें निवास करना शुरू कर दिया। मधु चौधरी, हाँ मधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। तो और जो राजस्थान की जनजातियां हैं यानी इसके बारे में बिल्कुल गुड इवनिंग। हाँ समीर चौधरी, स्वागत है समीर आपका भी, हार्दिक अभिनंदन। आपको बता रखा है कि स्पेशल 10 जो क्लास है यानी इनमें आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हुई है और ये क्लास लेने से आपको सबसे बड़ा फायदा, एमजी बहुत बहुत स्वागत है एमजी को, या ज्वाइन हो चुके हैं। इनसे सबसे बड़ा फायदा कि आपके जितने मिनट चलते हैं, बिल्कुल समीर राम राम, इनसे जितने आपके मिनट इंक्लूड होते हैं जिस दिन आप सिलेबस से यानी या कोर्स परचेज करते हो उसमें अपना फायदा होता है। सर अपना 2 नवंबर से बोला था ना राजस्थान ज्योग्राफी बैच का, मधु, हाँ बेटा बिल्कुल बोला था, लेकिन बीच में कुछ थोड़े गांव के काम वाम निपटा लिए, इसलिए मधु आप वेट नहीं करवाऊंगा। कल 4 बजे से राजस्थान ज्योग्राफी प्लस पे स्टार्ट कर दूंगा। कल 4 बजे से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी प्लस पे। राजस्थान ज्योग्राफी है जो विशेष रूप से आपको बता दूंगा कि ये जो सभी प्रकार के RS, ACF, मूल जो ACF है, जूनियर जो अकाउंट जो विशेष रूप से इंजीनियरिंग वालों की जो है यानी उनके एग्जाम्स के लिए, पटवार के लिए, हाँ मधु चौधरी भी आ चुकी है बिल्कुल। हाँ तो ये सारा सिस्टम है। मधु बेटा टाइम चेंज का क्या है, शायद ACF का बैच का वो उस हिसाब से नंबर आ रखा है, बाकी मैं बात कर लूंगा हाँ किस तरह की। हाँ तो मधु चौधरी भी आ चुकी है और मधु भी है। तो देखिए राजस्थान की जो जनजातियां है यानी इनके बारे में, हाँ तो थोड़ा सा ये प्लस क्लास के लिए आपको मैं कह रहा हूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं अभी तक उन्होंने क्या है कि कोर्स परचेज नहीं किया है, अभी सब यही सोच रहे हैं कि सर ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर अपन तो चाहते हैं ऑफलाइन शुरू हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम भी उम्मीद कर रखी थी कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो वैश्विक स्तर पर देखा गया, जैसे इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, यानी यहाँ पर वापस लॉकडाउन आ गया है। और जैसे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है यानी उनका बार बार चेतावनी भी आ रही है ना कि अभी तक तो यहाँ पर सेकंड वेव्स ही नहीं आई है, कई तरह की बातें बता रहे हैं, तो उससे मामला थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। हाँ तो ये कुछ कुल मिलाकर के गलती है। हाँ तो देखो कोई समीर ऐसा कुछ, वर्षा जाट स्वागत है समीर, जो तू सोच रहा है वो मामला गड़बड़ है, भी है ना, बहुत मुश्किल है ऑफलाइन चल पाना। अगर चल भी गई तो 5 दिन चलने के बाद में वापस मामला गड़बड़ हो जाएगा, वापस घर भगाएंगे। हाँ यही होगा क्योंकि संभव नहीं है ये सारी चीजें, बहुत मुश्किल काम, यानी स्थिति जो भयावह स्थिति हो रखी है।
हाँ, तो इस भयावह स्थिति की वजह से अपन कुछ नहीं कह सकते, मुश्किल काम है सारा का सारा, ये मान करके चलना आप। बड़ी परिस्थितियां, विकट समस्याएं हैं, तो ये निश्चित है कि अगर आ गया तो एक बार वापस से इंस्टीट्यूट है यानी उनको बंद कर दिया जाएगा। सरकार इतनी पागल नहीं है, गवर्नमेंट कर्मचारियों को, टीचर्स है यानी उनको वेतन दे रही है, ऐसे ऐसे नहीं दे रही। उसको पता है कि जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो ये महामारी बड़ी भयंकर विकराल रूप ले ली। स्कूलों को ही नहीं खुला है, जबकि स्कूलों में कितने कमरे होते हैं, उनमें तो सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर आराम से क्लास लगाई जा सकती है। कोचिंग्स में कितने होते हैं, 2 या 3-4 कमरे होते हैं, उनमें संभव ही नहीं है। हाँ, तो ये बड़ी एक पेचीदी समस्या है, विकट समस्या है। तो आप हतोत्साहित हो रहे हैं कि किस प्रकार से ये जल्दी खुल जाएगा, मामला बहुत ही टिपिकल है, ये मान करके चले। जो भी है, जैसा भी है, आश्वासन सरकार देती रहेगी, बाकी मामला बहुत पेचीदा है, ये आपको बता देता हूं। तो अब अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान की जो जनजातियां हैं यानी उनके बारे में, जुड़ते जाइए आप। और शुरुआत करते हैं राजस्थान की जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि राजस्थान है यानी उसकी जो जनजातीय स्वरूप है, थोड़ा सा उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो राजस्थान की जो जनजातीय स्वरूप है, यहां पर अपन लिख देते हैं राजस्थान की जनजातियां। सुरेश ने क्या लिखा है? सर, जब इलेक्शन रैली हो रही है तो कोचिंग क्लास क्यों नहीं? कोचिंग क्लास, इलेक्शन रैली क्या है, कुछ समय के लिए होती है। क्लास से क्या बेटा 6-6, 7-7 घंटे कंटिन्यू लगती है, भावी जनरेशन है, यानी कई सारी समस्याएं हैं। ये नहीं कि सरकार को तो खुद को आमदनी होती है इससे। अभी जैसे 4-5 दिन पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें रोडवेज है घाटे में चल रही थी, एकदम से इनकम हुई है सारा। टिक्कम चंद बाजिया, बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, राजस्थान की जो जनजातियां हैं, ये तो है नहीं जैसे तो मेरे से प्रश्न पूछ रहा है जैसे मैंने बंद कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल है मामला ना। हाँ, और अब तो बस ऑनलाइन है, यानी इसको बढ़ावा भी इतना सरकार दे रही है, तो शायद जो काम वो करवाना चाह रही है वो उसके ऑनलाइन में हो रहा है बोर्ड। अब दूसरी बात, आप कह रहे हो कोचिंग खुलेगी, आपकी कोचिंग इतना महत्व है, पूर्ण योगदान नहीं रख रही है जितनी नीट की, IIT, जेई की कोचिंग रख रही है। वो खुद भी अब नहीं चाहते कि कोचिंग खुले, क्योंकि उनके बच्चों के एग्जाम कब होंगे? मार्च में एग्जाम होंगे। बच्चे भी क्या है कि ऑनलाइन आराम से डेडिकेट होकर के पढ़ने में व्यस्त हो गए, उनको अब कोई मतलब नहीं है कि कोचिंग खुले या नहीं खुले। जितने भी एलन देख लीजिए, आकाश देख लीजिए, यहाँ जो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो सारे के सारे अपन देख रहे हैं। सीकर के जितने भी इंस्टीट्यूट है, जयपुर के इंस्टीट्यूट है, जो IIT जेई है, यानी इन सारे इंस्टीट्यूट है वो अपने अपने काम में क्या हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं। उनके बच्चों के समक्ष भी 3 या 4 महीने का टाइम है, मार्च में उनका एग्जाम होना है। जैसे IAS है, IAS की प्रिपरेशन करने वाले हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हो चुके हैं। अपन क्या करते हैं, अपन पहले वेट करते हैं, खुल जाएगी खुल जाएगी। मुश्किल है, मामला बहुत ही पेचीदा है। इसलिए आप आराम से पढ़िए, जितना निःशुल्क फायदा मैं दे सकता हूं उतना। बाकी सिलेबस अगर आप खरीदना चाहते हो तो अनअकैडमी से, अगर आप लेना चाहो तो 10% डिस्काउंट से आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना। 1 महीने का, 2 महीने का ये मत लेना, यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो 7,500 रुपए के लगभग आता है। ये क्लास से देखोगे तो और आपके छूट मिल जाएगी। वो सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल में ऑल ओवर एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी उसी सब्सक्रिप्शन, जिसमें RS भी आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जितने भी हैं, वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो ये फायदा हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखिए। चलो, अभी अपन और बीच बीच में बातें करते रहेंगे। ये जनजातियों की बात करते हैं तो देखो, मानव सभ्यता है, सभ्य मानव है, यहां से अपन शुरुआत करते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के, मानव सभ्यता अपन लिखे, मानव सभ्यता के विकास के साथ अनेक जो जातियां हैं, एक जाति नहीं है पर्टिकुलर, क्या होगी, जो अनेक जातियां हैं, इन अनेक जातियों ने प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है, किसके साथ में, यानी प्राकृतिक जो वातावरण है उसके साथ में क्या कर लिया, समय। प्राकृतिक वातावरण का मतलब जिस तरह का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग, यानी उन्होंने क्या कर लिया, अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया। और सामंजस्य स्थापित करते हुए प्राकृतिक वातावरण के साथ अपन ये कह सकते हैं, यानी जो सामंजस्य है
ये स्थापित करते हुए स्वच्छंद रूप से जहां उसकी इच्छा हुई वहां पर रहना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग अंचलों में, कोई पर्वतों में, कोई पहाड़ियों में, कोई मैदानों में, नदी घाटियों में, हर जगह, यानी जहां उसको अच्छा लगा या। लेकिन इस विकास के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, जैसे इस सभ्यता का विकास हुआ तो पहले मानव, जब सभ्य मानव का विकास नहीं हुआ था तब, यानी अब सभ्य मानव का विकास हो गया, तो विकास के साथ उस व्यक्ति ने, देखो जनजाति कैसे विकसित, विकास के साथ जिस व्यक्ति ने अपनी मूल प्रवृत्तियां छोड़ दी, पहले की प्रवृत्तियां, जैसे नंगा घूमता था, कोई कंदमूल फल खाया करता था, उसके स्थायी क्या नहीं थे, आवास नहीं थे, तो विकास के साथ मूल प्रवृत्तियों को छोड़ करके, यानी अलग से जीवन यापन करना, यानी जीवन में उसने क्या कर लिया, सुधार कर लिया, वो व्यक्ति क्या हो गया, सभ्य मानव हो गया। नरेन नरनानिया पहली बार आया है, तो यानी जो उसने क्या कि अपनी जो पहले की मौलिक प्रवृत्तियां थी उनको छोड़ दिया और यानी अपने जीवन में सुधार किया। इसका मतलब वो आदि मानव नहीं रहा, वो कौन सा मानव हो गया, सभ्य मानव हो गया। लेकिन कुछ जातियां हैं, ये अपन कह सकते हैं कि कुछ जातियों ने अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखा। कुछ जातियां हैं, उन्होंने, आपको ध्यान रखना है, अपना मौलिक जो स्वरूप है उसको बनाए रखा, जैसे जी रहे थे उसी प्रकार से वो जीते रहे, मौलिक स्वरूप को बनाए रखने में वो आज भी सफल है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, आदिवासी कह सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। जनजाति की परिभाषा देना बड़ा टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना जनजाति किसे कहते हैं। तो आदिवासी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, आगे चल करके मैं भील पढ़ाने वाला हूं, लेकिन पहले इन सब की प्रस्तावना बता देता हूं आपको। तो यानी जो सभ्यता के विकास के बाद में, प्रश्न आपको ध्यान रखना, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, आरएस में 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है, यानी जो ट्राइबल जो एरिया होता है, ट्राइब्स होती है, उसके बारे में जनजाति किसे कहते हैं। तो यानी सभ्यता के विकास के साथ में ही अनेक जातियों ने अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को छोड़ करके नवीन प्रवृत्तियों में यानी जीना शुरू किया, यानी अपना जीवन है यानी उसमें उसने क्या कर लिया, सुधार कर लिया। लेकिन कुछ जातियां इस प्रकार की थी, उन जातियों ने अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखा और बनाए रखने में आज भी वो सफल है। जो पहले जी रहे थे उसी प्रकार से वो आज जी रहे, उन्हीं लोगों को क्या कहा गया, यानी आदिवासी कहा गया। अब देखो आदिवासी, उनको जो मूल स्वरूप में है उनको आदिवासी या फिर उनको क्या कहा गया है, यानी जनजाति कह सकते हैं, यानी अपने मौलिक स्वरूप को ये अपन कह सकते हैं, जो अपने मौलिक स्वरूप को बनाए हुए हैं, पहले जैसा का जैसा ही है, उसको क्या कहा जाता है, जनजाति है, यानी उसके नाम से जाना। अब इनकी इस आदिवासी या जनजातियों की क्या विशेषता है, ये लोग क्या करते हैं, कहां पर रहते हैं, दुर्गम दूरस्थ प्रदेश, या तो ये पर्वतीय प्रदेशों में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, या जंगल वाला होता है वनीय क्षेत्रों में रहेंगे, या फिर ये कहां पर रहते हैं, नदी घाटियां होती है वहां पर निवास करते हैं, या फिर जो वातावरण अनुपयुक्त, सीमा बेटा नमस्कार, अनुपयुक्त वातावरण होता है उस अनुपयुक्त वातावरण में ये निवास करते हैं। जो उपयुक्त वातावरण नहीं होता है उस अनुपयुक्त वातावरण में ये लोग निवास करते हैं, वो जनजाति कहलाते हैं, या तो जंगलों में रहते हैं। वन्य प्रदेश जिनको अपन कह सकते हैं, पर्वतों पर रहते हैं, नदी घाटियों में रहते हैं, जहां सभ्य मानव रहना पसंद नहीं करता, उन प्रदेशों में कौन से लोग रहते हैं, यानी ये आदिवासी, जिनको वनवासी भी कहते हैं। आगे जैसे बिल्लू के बारे में अपन पढ़ेंगे तो वनवासी भी कहते हैं। दूसरी क्या है कि इनकी अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी संस्कृति सभ्यता से ये अलग है, इनकी अपनी ही क्या है, संस्कृति और सभ्यता है, बिल्कुल इनकी संस्कृति और सभ्यता भी क्या है, अपनी अलग प्रकार। दूसरी इनकी विशेषता क्या है, ये सघन जो जनसंख्या है, सघन बस्तियों से ये दूर रहते हैं, कभी भी जो नगर के निकट नहीं रहते हैं, ये सघन बस्तियों से क्या रहते हैं, यानी दूर रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने की है कि सघन बस्तियों से लोग क्या रहते हैं, यानी दूरी रहते हैं, ये इनकी जो विशेषता है। अब देखो कि इतिहासकारों ने ये कहा है, क्योंकि आदिवासी का मतलब वह जनजाति जो प्रारंभ से रहती आई है, उसको भारत की क्या माना गया है, यानी संतान माना गया है, उसको क्या कहा जाता है, यानी आदिवासी कहा जाता है। अब जैसे पुराने इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा है, उन इतिहासकारों के अनुसार यह माना गया है, जो इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों ने यह क्या कहा कि जो भील जनजाति,
कौन सी जनजाति होगी कि भील जनजाति है, वह हमारे राजस्थान के दक्षिणी और कौन सा भाग हो गया एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये ध्यान रखना है कि दक्षिणी एवं कौन सा हो गया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। इसमें कौन सी जनजाति है, भील जनजाति का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो मूल स्थान माना गया है, ये भीलों का जो मूल स्थान है वो दक्षिणी और कौन सा हो गया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। लीना बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इसको क्या माना गया भीलों का मूल स्थान माना गया है। और यहां पर इन भीलों का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर भीलों का शासन था, यानी भील शासक हुए हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि भील इस प्रदेश में क्या हुए हैं, यानी शासक भी हुए हैं। लेकिन इन भीलों पर भीलों को राजपूतों ने पराजित करके अपने राज्य स्थापित किए। भीलों को किसने पराजित किया, ध्यान रखना कि राजपूत हैं, इन्होंने पराजित कर अपने राज्य क्या कर लिए थे, यानी स्थापित कर दिए। लेकिन राजपूत सभ्य मानव से पहले दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, इस पर भीलू के कई शासक थे, उनका शासन हुआ करता था। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, कई प्रमाण मिले इतिहासकारों को, जैसे कुशलगढ़ का नाम सुना है जो बांसवाड़ा के अंतर्गत है। इस कुशलगढ़ पर शासन किसका हुआ करता था, तो ध्यान रखना कुशला भील था, उसी से यह नाम पड़ गया, यानी कुशला भील का। यानी कुशलगढ़ पर किसका शासन था, कुशला भील। पेन कॉपी लेकर के यानी बैठते रहिए, लिखते रहिए। इसके साथ में जैसे डूंगरपुर है, ये डूंगरपुर है, इस पर डूंगरपुर पर यह माना गया है कि डूंगरिया जो भील था, कौन सा भील था, डूंगरिया भील है, यानी इसका शासन रहा है। इसके साथ में जैसे बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा पर आपको ध्यान रखना है किसका, यानी बांसिया जो भील था, इस बांसिया भील का क्या रहा, यानी शासन रहा। बांसिया भील इसका रहा। कोटा, कोटा के बारे में यह आया, दक्षिणी पूर्वी भाग में आ गए। कोटिया भील का शासन था, यह माना गया। कौन से भील का था, यानी कोटिया भील है, यानी इसका शासन रहा। और ये तो यानी आपको बताता हूं कि जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग है, ये शासक हुए हैं, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना कि आमेर और जो बूंदी है, आमेर और बूंदी में शासन किसका रहता है, मीणा जाति के जो लोग हैं, मीणा शासकों का यहां पर क्या रहता है, यानी शासन रहता है। लेकिन उसके बाद में जब राजपूत आए तो राजपूतों ने क्या किया, इन पर आक्रमण किया और अपने नए राज्य उन लोगों ने क्या कर लिए थे, स्थापित कर लिए थे। इससे यह कहा गया कि जब तक सभ्य नहीं थे उस समय भी इन जनजातियों का यहाँ पर क्या हुआ करता था, यानी शासन हुआ करता था। यह आपको ध्यान रखना। अब इसके साथ में राज्य की कई प्रमुख यानी अपने कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो जैसे प्रमुख जनजातियों की बात अपन करें कि प्रमुख जनजाति राजस्थान की बात करें कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, तो उसमें आपको पता है कि नंबर 1 अपन लिख सकते हैं, कौन सी है, भील। दूसरी अपन लिखे यहां पर कौन सी आती है, मीणा है। तीसरी अपन ने लिख लिया कौन सी हो गई, ग्रासिया है, ये भी यहां पर जनजाति है। सहरिया जनजाति भी, कौन सी जनजाति होगी, सहरिया। डामोर, ये भी अपने यहां पर क्या है, जनजाति है। और डामोर के साथ साथ में अगला जैसे कंजर, ये भी जनजाति है। और कौन सी लिखे, हाँ बिल्कुल ये भी है, कथोड़ी जनजाति, शाबाश, यानी कथोड़ी जनजाति भी है लीना। और कथोड़ी के साथ साथ में अपन लिख सकते हैं, यानी जो सांसी है, ये कई सारी जनजातियां हमारे राजस्थान में निवास करती है। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, यानी कंजर है, कथोड़ी है, सांसी है, यानी और जो भील वगैरह, ये सारी जनजातियां कहां पर निवास करती है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये सभी जनजातियां है राजस्थान में निवास करती है। अब इनका एक भौगोलिक क्षेत्र बता देता हूं, इन सारी जनजातियों के बारे में। आज तो अपन एक जनजाति के बारे में ही यानी मुश्किल से पढ़ पाएंगे, क्योंकि विस्तार से आपको पढ़ाने वाला हूं। ये तो केवल जनजातियों की रूपरेखा आपको बताई है। अब आपको यह ध्यान रखना कि कौन सी जनजाति कहां पर निवास करती है। जैसे मीणों का सबसे पहला, जैसे मीणा जनजाति है, मीणा और भील को लगभग ये मानते हैं कि राजस्थान के लगभग स्थानों पर यह निवास करती है। मीणा है, इनका केंद्रीकरण कहां पर सबसे ज्यादा पाया गया, तो जयपुर कई बार पूछ लिया आता है, सवाई माधोपुर,
मीणा सबसे ज्यादा जयपुर, सवाई माधोपुर और कहां पर है, यानी उदयपुर में है। और आप देखेंगे कहां पर देखने को मिलेंगे, अलवर, कोटा, मतलब केंद्रीकरण बता रहा हूं, वैसे लगभग सभी जगह, बूंदी, यहां पर मीणा इनका सबसे ज्यादा संकेंद्रण पाया जाता है। दूसरा जैसे भील जनजाति है, तो इस भील जनजाति का आपको पता ही चल गया, बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर के साथ साथ में आप लिख सकते हैं यानी चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के साथ में कौन सा हो गया, यानी सिरोही है। वहां पर कौन सी जनजाति होगी, यानी भील जनजाति है। एक बेटा ध्यान रखना, ग्रासिया, कई बार तो सीधा सीधा क्षेत्र ही पूछ लेते हैं, सुमेलित करवा लेते हैं, कौन सा यानी जनजाति किससे कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये पूछे। अब ग्रासिया है, ये ध्यान रखना, ग्रासिया भाकर की जो पहाड़ियां है सिरोही, उनमें ये लोग, सिरोही है, इसके साथ में ये कहां पर है, उदयपुर, और कौन सा हो गया, पाली, यानी सिरोही, उदयपुर, पाली, इसमें कौन सी है, ग्रासिया जनजाति है। ग्रासिया के साथ साथ में सहरिया, बिल्कुल कई बार इसका प्रश्न पूछा आता है, सहरिया एक ही क्षेत्र आता है, आपको ध्यान रखना, शाहाबाद, और शाहबाद वर्तमान में बेटा 12 में, बहुत जगह कोटा भी दे रखा है, गलत है, यानी कोटा नहीं है, सहरिया कहां पर आता है, शाहबाद का क्षेत्र है, यानी यहां पर आता है। और सहरिया के बाद में अगला अपन लिखे जैसे डामोर, ये भी एक जनजाति है। डामोर अपन देख सकते हैं राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जो जिले आते हैं, राजस्थान और कौन सा हो गया, यानी गुजरात के कौन से जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, जिसमें बनासकांठा, साबरकांठा, पचमहल, दाऊद, इसमें हमारे राजस्थान में अगर देखें तो कौन सा आएगा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर की एक तहसील आती है सिमलवाड़ा, पंचायत है ना, सिमलवाड़ा है, यानी वहां पर डामोर जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये इसका मतलब दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उसका प्रमुख क्षेत्र है जहां पर इन जनजातियों का क्या पाया जाता है, संकेंद्रण पाया जाता है। अब देखो जनगणना ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा कि अपने कुछ दिन ही ये जनगणना काम में आने वाली है, उसके बाद में अपने काम में नहीं आएगी, इसलिए वो आंकड़ा अपन काम में नहीं लेंगे। तो देखो 2011 की जो जनगणना है, ये ध्यान रखना, 2011 की जो जनगणना के अनुसार अपन देखें कि हमारे राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि 92,38,534 ये इनकी जनसंख्या थी, यानी जिसको अपन लिख सकते हैं 92,38,534 इनकी क्या थी, जनसंख्या थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 13.5%। ये ध्यान रखना कि कितना राज्य की जनसंख्या में इनका कितना प्रतिशत का योगदान है, 13.5% है जनजातियों की जनसंख्या हमारे राजस्थान में, 13.5% जनजातियों की ये जनसंख्या है। तो ये तो आपको मैंने केवल इसकी जो एक रूपरेखा है, यानी इसके बारे में आपको बताया कि किस प्रकार। अब बेटा शुरुआत बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में अपन शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जो भील जनजाति है वो अपन पढ़ते हैं, उनके बारे में वेशभूषा वगैरह वो सारी चीजें अपन पढ़ना पसंद करेंगे। किसके बारे में, जो भील जनजाति है, ये तो इनका संकेंद्रण, जनसंख्या, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। और सबसे पहली जो जनजाति है वो आपको पहले ऐसे समझाऊंगा, उसके बाद में पीपीटी है यानी उसके माध्यम से भी, स्लाइड के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली जो जनजाति अपन लिखते हैं, और वो कौन सी जनजाति आती है, भील जनजाति। भील जनजाति समूह है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए बेटा कि भील जनजाति समूह यानी इसका सबसे पहले निवास क्षेत्र की बात करें तो दिमाग में भील जनजाति आते, दिमाग में आ जाना चाहिए कि भील कहां कहां पर रहते हैं। अभी भी आपको मैंने बता दिया कि उदयपुर है, उदयपुर के साथ साथ में कौन सा हो गया, डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर के बाद में कौन सा हो गया, यानी इनका बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जो अलग यही है, ये प्रतापगढ़, और कौन सा हो गया, यानी चित्तौड़गढ़, ये भी अपन लिख देते हैं, ठीक है। ये तो इनका कौन सा क्षेत्र है, निवास क्षेत्र हो गया। यहां पर कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं, भील जनजाति के लोग सबसे ज्यादा। ये वैसे तो ये माना गया है कि राजस्थान में लगभग सभी जगह रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये इनका क्या माना गया, क्षेत्र माना गया। अब इनका
यानी उद्गम, ये ध्यान रखना कि इनका उद्गम इतिहासकार ये मानते हैं कि इनका जो उद्गम है भगवान महादेव शिव से हुआ है, यानी शिव, महादेव शिव, ये इनका उद्गम माना गया है, ये इतिहासकार मानते हैं। और संस्कृत साहित्य में इनको क्या नाम दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, निषाद, निषाद नाम भी इनका दिया गया है। किरात नाम, किरातार्जुनियम, तो ये संस्कृत में जो एक ग्रंथ लिखा गया किरातार्जुनियम है, निषाद है, ये शब्द, ये निषाद, किरातार्जुनियम, वनवासी, ये सारे शब्द किसके लिए है? भीलू के लिए काम में आते हैं। ये आपको, ये सब किनको कहा जाता है? भीलू को निषाद भी कहते हैं, किरात के नाम से। भील द्रविड़ भाषा के बील से बना है, ये भी ध्यान रखना। ये अपने आप को द्रविड़, जैसे प्रजाति अपन आर्यन है, ये अपने आप को क्या है कि द्रविड़ मानते। द्रविड़ क्या है? जो भारत की मूल प्रजाति मानी गई है, जो भारत के रहने वाले हैं। और इनका जो आदर्श अपन देखिए धनुर्विद्या के अंतर्गत अग्रणी रहा है, जिसने हमारे भारत देश को धनुर्विद्या के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे राजस्थान की पहचान दिलाई है। बताइए उस व्यक्ति का क्या नाम है? राम प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है। ये आपको बताना है कि जो धनुर्विद्या में निपुण रहा है, दक्ष रहा है, और जो इसी समुदाय भील जनजाति से जुड़ा हुआ, उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हमारे भारत का गौरवमयी, यानी जो नाम है विश्व स्तर पर नाम पहुंचाया? बताइए उस व्यक्ति का क्या नाम है? एक बार आप कमेंट करके बताइए कि उस व्यक्ति का क्या नाम है जो भील है, यानी उसी से संबंधित है। और ध्यान रखना कि जो ये भील शब्द है, भील से बना है। कौन सी भाषा हो गई? द्रविड़ भाषा। दो दक्षिणी भारत के लोग जो अपने आप को द्रविड़ मानते हैं, ये द्रविड़ भाषा का कौन सा शब्द हो गया? भील है। भील से ही क्या बना है? भील शब्द बना है। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। टॉपिक शुरू तो हो गया, लेकिन बिल्कुल जेम्स टोड, बेटा जेम्स टोड, वर्षा बेटी क्या कह रही है? जेम्स टोड तो अंग्रेज था। जेम्स टोड बेटी अंग्रेज था, क्या कह रही है? तो लिम्बाराम भील धनुर्विद्या के अंतर्गत दक्ष था। लिम्बाराम भील जिंदा है अभी, कई बार अखबारों में विवाद भी रहा है, बहुत सीधे सज्जन आदमी है लिम्बाराम भील। जयपुर में ही जो सांगानेर है वहां पर अकेडमी भी चलाते हैं लिम्बाराम भील। बिल्कुल दी लोयन किंग, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब ये द्रविड़ भाषा का भील हो गया, भील से ही क्या बना हुआ है? भील बना। इस भील का मतलब क्या है बेटा? इस लोइन आपको बता रहा, इस भील का मतलब द्रविड़ भाषा में, भील पत्र नहीं है, इस द्रविड़ भाषा में इसका मतलब क्या होता है? धनुष होता है। और आपको बताया तो भील है, इनका प्रमुख जो हथियार है वो हथियार भी क्या होता है? तीर कमान। ये आपको बताता हूं, तीर कमान, ये इनका प्रमुख क्या होता है? हथियार। देखा होगा भगवान राम वगैरह, ये इस प्रकार का जो तीर होती है उसी से ये क्या करते हैं, यानी शिकार करते हैं। और तीर कमान इनका प्रमुख हथियार है, वो हर टाइम ये रखते हैं। बिल्कुल भीलू का वन पुत्र का, बिल्कुल बेटा वन पुत्र का आता, आगे आ रहे। पहले ये शब्द की उत्पत्ति बता रहा हूं कि ये कहां से आया। तो द्रविड़ भाषा के भील से बना है। इनको निषाद भी कहते हैं, किरात भी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में ये लोग निवास करते हैं। मूलतः ये द्रविड़ भाषा है, द्रविड़नी ही अपने को मानते हैं। भील से लिया गया है। भील का मतलब धनुष होता है। प्रमुख हथियार इनका जो धनुष से चलाया जाता है, तीर कमान है, वो इनका प्रमुख क्या होता है? हथियार होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम आपको ध्यान रखना है, यानी जो लिम्बाराम भील, बेटा लिम्बाराम भील। रवि चौधरी लेट हो गया, लिम्बाराम भील है। उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी है, यानी उसमें यानी हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर, वो भील से ही संबंधित था ये। और कई भील शासक हुए, आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे कुशला भील कुशलगढ़ से, बांसिया भील यानी जो कहां से था? बांसवाड़ा से। दूसरा अपने डूंगिया भील यानी डूंगरपुर है, यानी वहां से हो गया। कोटिया भील यानी जो कोटा है, या ये इनके कई क्या रहे हैं? शासक रहे हैं। योगेश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत। इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो चुका है आपका, अभी बताया था। अब देखो कि डूंगिया भील
का भी शासन कहां पर था, तो डूंगरपुर, यानी उसमें कुशला भील का कुशलगढ़ बांसवाड़ा, योगेश शर्मा स्वागत है, रवि चौधरी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो इन लोगों का यानी क्या था, यानी जो शासन हुआ करता था, लेकिन राजपूतों ने क्या किया, आक्रमण किया और अपने राज्य इन पर स्थापित कर लिए थे। तो भील से ही कौन सा शब्द बना है, भील, इनको किरात और क्या कहते हैं, निषाद भी, वनवासी भी कहते हैं, वनपुत्र भी कहा था, वो भी आगे अपन लेकर के आएंगे। अब इसके साथ में पहले एक देखो परंपरा भी थी, डूंगरपुर रियासत में कोई भी शासक होता था, नया शासक बनता, उसका राज तिलक होता था, तो उस राज तिलक में भीलू को बुलाया था। जैसा कि कोई भी नया भवन निर्माण करते हैं तो उसमें कहते हैं ना, अपने इस क्षेत्र में जाट होता है, उससे 2 ईंटें रखवाते, नींव जाट के हाथ से लगवाते, वैसे यहाँ राज तिलक होता था दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो किसको बुलाया जाता था, भील, यानी इसको निश्चित रूप से बुलाया जाता था। आज भी एक परंपरा, ये किताबों में बेटा हर कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आज भी लोग, आज भी जो नाथ द्वारा है उसमें श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के अन्नकूट समारोह में संपूर्ण लूट का अधिकार, ये आपको ध्यान रखना, संपूर्ण लूट का अधिकार किसको है, हकदार अपन कह सकते हैं भीलू का है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है नाथ द्वारा। कौन सा हो गया, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में किनका मंदिर है, यानी श्रीनाथ जी का मंदिर है। और श्रीनाथ जी के जो मंदिर है उसमें जो ये अन्नकूट जो समारोह होता है, कब होता है, अन्नकूट समारोह। इस अन्नकूट समारोह है के अंतर्गत आपको ध्यान रखना, संपूर्ण लूट का मनीष स्याबा, संपूर्ण लूट का हकदार किसको माना गया है, यानी भील को। उसमें आपके प्रश्न आ जाते हैं, यानी किसको माना गया, तो भील है, यानी इसको संपूर्ण, यानी किसका अधिकार, मनीष देसाई बहुत बहुत स्वागत मनीष। तो यानी जो नाथ द्वारा है, इसमें जो श्रीनाथ जी का मंदिर होता है, जो अन्नकूट समारोह होता है, उस अन्नकूट समारोह में कितना भी जो सामान है उसका लूट का पूरा, यानी हकदार किसको माना गया है, भील है। यानी इसको एक और ध्यान रखना, हमारी सरकार के द्वारा भील कोर सेना की भी स्थापना की गई है, यह भी ध्यान रखना। भील कोर सेना इन्हीं के द्वारा जो संचालित की जाती है। दूसरा, भील लोग जागीरदार शासक को मात्र टाका देते हैं, जो कर के रूप में दिया जाता है ना, ये ध्यान, यानी जो जागीरदार है, यानी इसको क्या देते हैं, टाका देते हैं। टाका मतलब नाम मात्र का, यानी उसको देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ये भी एक मनीष देसाई, ये आपको ध्यान रखना है कि जो भील 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भील कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो उजले भील है, ये भी ध्यान रखना, उजले भील। और दूसरा एक नाम रखा गया है मेले भील। ये 2 तरह के हो गए, एक उजले भील है और दूसरे कौन से हो गए, मेले भील। अब आपको ध्यान रखना है, जो उजले भील हैं, यानी वो तो क्या है, अपने आप को कबीरपंथी मानते, ये भी ध्यान रखना है इनको, यानी कबीरपंथी। और एक को क्या कहा जाता है, धनीपंथी, इनमें विभाजित किया गया है। एक कबीरपंथी हो गया और एक कौन सा हो गया, यानी जो धनीपंथी हो गया। विजय बाबू बहुत बहुत स्वागत है कि भीलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो उजले भील और एक कौन से हो गए, मेले भील। कबीरपंथी और कौन से हो गए, धनीपंथी। बहुत ईमानदार होते हैं, बिल्कुल ईमानदार अपन कह सकते हैं। और ये भी अपन कह सकते हैं शर्मीले स्वभाव के ये लोग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ये तो इनकी अवस्थिति बताई है मैंने, तो एक बार पुनः बता देता हूं कि भील कहां पर रहते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये इनका कौन सा हो गया, निवास क्षेत्र। वैसे लगभग सभी जगह इनको माना गया। भील शब्द में जो भील शब्द बना है, द्रविड़ भाषा के भील से बना है। भील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी धनुष होता है। ये भी इनका इतिहासकार उत्पत्ति भगवान शिव है, महादेव शिव है, यानी ये इनका क्या माना गया, उत्पत्ति। इनके लिए यह निषाद शब्द, संस्कृत में निषाद शब्द लिया गया, किरात शब्द लिया गया। अनेक ग्रंथों में तुलसीदास जी ने निषाद किरात शब्द को बोध, रामचरितमानस रामायण है, यानी उसमें, यानी इनका कई जगह सबरी वगैरह है ना, वहां पर वर्णन किया, बहुत शानदार। वो भी यानी लिंबाराम भील ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भीलों की पहचान दिलाई धनुर्विद्या के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना। दूसरा, जितने भी जो अपन देखते हैं
कि श्रीनाथ जी के मंदिर में अन्नकूट जो महोत्सव होता है उसमें पूरी लूट का हकदार किसको माना गया है? भीलू को माना गया है। भीलू को दो प्रकार, एक उजले भील है और एक कौन से हो गए? मेले भील, यानी कबीर पंथी और कौन से हो गए? धनी पंथी है। हाँ, पलक गोयल स्वागत है। दो भागों में इनको विभाजित, तो उजले भील, मेले भील, कबीर पंथी और कौन से हो गए? धनी पंथी है। यानी इस प्रकार से दो भागों में इनको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ये तो इनका क्या है? जीव जो केवल अवस्थिति। अब इनका सामाजिक जीवन अपन देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इनका सामाजिक जीवन, और सामाजिक जीवन में सबसे पहले इनकी शुरुआत अपन क्या करते हैं? भोजन से शुरुआत करते हैं। तो देखो, भील जो लोग हैं, एक कहावत भी आएगी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये जो भील लोग हैं इनका मुख्य भोजन अगर आपको बताऊं तो मक्का की रोटी है। मुख्य भोजन मक्का की रोटी। शाबाश सीमा बेटा, मक्का की रोटी, खिचड़ी, एक खम्मन है, खम्मन ढोकला, ये यहीं से आया हुआ है, ध्यान रखना। खम्मन ढोकला, ये मतलब शाकाहारी जो लोग हैं उनके लिए ये भोजन है। यानी मक्का की रोटी, खिचड़ी होगी, खम्मन ढोकला, ये शाकाहारी जो लोग हैं उनका प्रमुख। पहाड़ी क्षेत्रों वाले, ये तो जो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, वो लोग क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं बेटा। अब नियम है, जो तीर चलाने में कुशल होते हैं, तीर कमान इनका प्रमुख क्या होता है? ये जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खा लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, परहेज है इनको, ये ध्यान रखना कि बंदर, इसके साथ में कुत्ता, और कौन सा हो गया? चूहा, इसका मांस नहीं खाते हैं। ध्यान रखना, इनको छोड़ देते हैं, मांस नहीं खाते हैं। जनजातियों को पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है उधर। ये इधर अपन पूर्वोत्तर भारत की, हाँ, कांदों का भात भी, हाँ बिल्कुल, तो कांदों का भात भी लिखेंगे सुरेश कुकना, वो भी है। तो ये मुख्य रूप से, अब ये लोग क्या नहीं खाते? बंदर, कुत्ता, चूहा, इनको नहीं। खरगोश, लोमड़ी, तितर, बेटर, कबूतर, जंगली मुर्गे, इनका ये लोग क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। ये आपको बता देता हूं। और जंगलों को काट करके ये लोग क्या करते हैं? यानी खेती पर, वर्तमान में जंगलों को काट करके ये लोग क्या, भाई वर्तमान में क्या हो गए? जंगलों की तो कमी हो गई, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? डिंपल स्वामी स्वागत है। यानी खेती, जिसको अपन जो वालरा कृषि के नाम से आगे कृषि के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, तो चलती फिरती कृषि भी कहते हैं, वालरा कृषि है उसको, जो स्थानांतरित कृषि है। बीना मीना, शाबाश संजू चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है, थोड़े से लेट हो बेटा। तो ये ध्यान रखना कि बंदर, कुत्ता और चूहे का सेवन कौन सी जनजाति के लोग नहीं खाते हैं? तो यानी भील जनजाति के लोग नहीं खाते, बाकी सब चीज ये खा लेते हैं। गुड़, चावल, बबूल, महुआ, कि ये खुद मिला करके क्या करते हैं? यानी जो, हाँ, कि ये क्या कि भील लार्जेस्ट आदिवासी भारत का है। नहीं बेटा राहुल, लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट में गोंड जनजाति आती है, सबसे ज्यादा गोंड है, बाद में भील आते हैं, सबसे ज्यादा राहुल गोंड आते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, अब ये लोग क्या, एक ध्यान रखना कि शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। मतलब शराब, तंबाकू तो इनके रग रग में बसी है, बहुत ज्यादा ये लोग क्या करते हैं? यानी सेवन करते हैं। मतलब कुत्ता, ये बंदर, कुत्ता, चूहा को छोड़ करके सब खा जाते हैं, ये नहीं खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। और ये शराब किसकी बनाते हैं? महुआ की बनाते हैं। और शराब को ये लोग क्या बोलते हैं? सोमरस है, यानी उसके नाम से जाना। और जो पहाड़ी भील है, जब शराब नहीं मिलती है तो ये लूटपाट भी कर लेते हैं। मतलब इनको शराब चाहिए ही चाहिए, लूटपाट कर लेते। एक कहावत भी है इनके लिए, मक्का खाना, ध्यान रखना, मक्का खाना, मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। संजू बेटा बोल, एक बात पूछनी थी, एक क्यों दो पूछ जो, अब हाँ देखो, ये पूछा जा सकता है बेटा कि मक्का खाना, मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। हाँ, कुछ फौजदार भरतपुर में, कुछ फौजदार भरतपुर, शाबाश बेटा स्वागत है, नाम बहुत लंबा रखा है कुछ। हाँ, तो ये मक्का खाना, मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना, कहावत किसके लिए है? प्रश्न आ सकता है, नहीं जाना। बताइए कौन सी जनजाति के लिए है ये?
तो ये आपको ध्यान रखना कौन सी जनजाति के लिए है, भील जनजाति है उसके लिए है। ये आपको भील जनजाति, मक्का खाना मेवाड़ छोड़कर ही नहीं जाना, ये कौन सी जनजाति के लिए है? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है भील जनजाति के। राजस्थान पुलिस में कितने नंबर हो तब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? मेरे 93 सभी बच्चे हैं काट पीट करके। संजू चौधरी, बेटा तैयारी करो, लड़कियों की मेरिट कम जाएगी। वैसे तो क्या है कि बेटा 6 पेपर हैं, कुछ पेपरों का लास्ट में स्तर भी थोड़ा सा टिपिकल आ गया था, इसलिए अपन अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये मान करके चलो जिसके 90 से ऊपर सही है, 90% से ऊपर सही है, इसका मतलब वो सेफ जोन में उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लड़कियों के 90 से ऊपर है, लड़के हैं उनके 100 से ऊपर पर्सन है सही, उनको क्या करनी चाहिए? अब तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की, निश्चित रूप से उनको तैयारी करनी चाहिए। ये इतना अंतर रहेगा इसमें, आपको बता देता हूं ना। हाँ, अब हाँ बिल्कुल, ये भी आपको दूसरा कि मक्का खाना मेवाड़ छोड़कर ही नहीं जाना, ये किसके लिए है? भीलू के लिए। अब एक आपको और बता देता हूं कि जो भील जनजाति के लोग हैं, इन भीलू के लिए और क्या स्थिति है, तो इसमें भी अपन देखें कि कई सारी जो बातें भीलू के लिए आती है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी होगी कि भील जो जनजाति के लोग हैं, यानी ये इनके वस्त्र कौन कौन से होते हैं? तो वस्त्र तो बहुत ही कम पहनते हैं। मेरी आवाज आ रही है सब तक? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या मेरी आवाज तुम सुन पा रहे हो सभी? बिल्कुल, शाबाश। तो इनके जो वस्त्र वगैरह है, यानी बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, कोई ज्यादा ये लोग क्या नहीं पहनते हैं? वस्त्र नहीं पहनते हैं। एक इनकी जो परंपरा प्रणाली वगैरह होती है ना, वो बहुत ही अलग प्रकार की। भीलों का पहनावा बड़ा विचित्र प्रकार का है। बिल्कुल वर्षा जाट आ रही है। भील एक लंगोटी और खुले बदन में घूमता है, लंगोट बांध लेता है और खुला यानी तीर कमान डाल करके और बिल्कुल यानी घूमता रहता है, लंगोटी। हाँ बिल्कुल, यहाँ सुमन बहुत बहुत स्वागत है। और ये लोग क्या करते हैं? पहाड़ियों में घूमते, किलकारी बस आवाज लगाते रहते, किलकारी। यानी अचानक कोई सभ्य व्यक्ति होता है जो कभी देखा हुआ नहीं होता है, वो तो क्या होता है? डर भी जाता है। ये भी आपको बता देता हूं, है ना। और इसकी स्त्रियों की पोशाक है घेरदार, जो घेर होती है ना, हाँ उस प्रकार की घेरदार घुमेरदार लहंगा। कंचू की जो कांचड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? कंचुकी के नाम से जाना था। और एक छोटी सी क्या रखते हैं? यानी ओढ़नी रखते हैं। आभूषण में हड्डियों के इनके क्या होते हैं? यानी आभूषण गुत्ते हुए बाल भी रखते हैं। बिलड़ियां प्लास्टिक की बाजू, जो हाथी दांत जैसे वो चूड़े रखती थे ना, वो प्लास्टिक के यहां तक पहने हुए क्या रखती है? यानी बाजू तक बाजूबंद जिसको बोलते हैं, कलाई तक चूड़ियां सफेद रंग की प्लास्टिक की क्या पहनती है? चूड़ियां। और नकोचन भी होती है, नाक वगैरह, यानी उसमें भी वो भी किसकी बनी होती है? तो अब वर्तमान में थोड़े से पढ़ लिख करके यानी आगे भी बढ़े तो धोती कुर्ता और कमीज पहनना भी लोगों ने, लेकिन धोती कुर्ता पैंट अभी भी नहीं पहन रहे। ये धोती कुर्ता और कमीज, कई मेरे स्टूडेंट है जो भील है और इनके कई शादी समारोह है, यानी वो भी मैंने देखे। और उन शादी समारोह में तो बिल्कुल अलग ही प्रकार का इनका जो पहनावा देखने को अलग ही मिलता है, जो आगे मैं क्रम से पढ़ना चाहता हूं। लेकिन बीच में अगर इनके जो ये प्रमुख पहनने के हैं और कई सारी शब्दावलियां, वो भी आपको परिवार प्रणाली पितृ सत्तात्मक है। जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो क्या होता है? इसमें सर्वोपरि होता है, सबसे उसकी सब लोगों की माननी पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अधिकांश परिवारों में विवाह के बाद ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब जो भी इनका ये समुदाय होता है, भाषा जो परिवार होता है, फला जिसको बोला आता है, यानी इससे पहले परिवार में जो पितृ सत्तात्मक ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं। लेकिन एक इनके ये भी है, जैसे ही शादी करते हैं तो पिता क्या करता है? पहले ही उसी दिन अलग से मकान बना करके दे देता है। उसमें रहो, वो परिवार से क्या रह सकता है? अलग अपनी बीवी को, औरत को लेकर के क्या रह सकता है? यानी अलग ही रह सकता है। मतलब कई तरह की इनकी यानी जो विचारधाराएं हैं वो अलग प्रकार की है। वागड़ी जो भाषा है, विशेष रूप से वागड़ी भाषा ये बोलते हैं, भीली भाषा होती है वो। मतलब इनके जो शादी समारोह में कोई पंडित की आवश्यकता नहीं होती है। एक मटका होता है, उस पर पीपल के पत्ते रखते हैं, पीपल के पत्ते रख करके उसके 7 फेरियां दे करके जो 7 फेरे दिलवा देते हैं और क्या हो जाती है? इनके शादी हो जाती है।
हाँ, तो ये सिंपल क्या होती है शादी, जिसमें चावल वगैरह मांस वगैरह बनता है, सोमरस है, यानी उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं, अलग ही तरह की एक आवाज, ऐसी एक आवाज भी निकालते रहते हैं, मतलब हर कोई तो डर भी जाता है। वही बात, सोमरस इनका लेना पड़ता है, वो क्या है, भगवान का यानी क्या मानते हैं ये लोग, यानी प्रसाद ही मानते हैं। तो इस प्रकार की इनकी स्थिति, वागड़ी भाषा है, वागड़ प्रदेश में, जिस पर गुजराती भाषा का भी क्या है, यानी प्रभाव देखने को मिलता है। भीली भाषा, यानी इसका विशेष रूप से प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको। जॉइंट फैमिली तो होती है बेटा। अब देखो आवास, भील लोग निवास पहाड़ी ढालों पर है, या पहाड़ियों की जो चोटियां होती है, नदियों के बेसिन, दुर्गम प्रदेश होते हैं ना, वहां पर दुर्गम दूरस्थ प्रदेश, जंगलों में या पहाड़ियों में ये अपने क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। इनकी बस्तियों को ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी बस्तियां होती है, उसको क्या कहते हैं, फला कहते हैं, ध्यान रखना। बस्तियों को फला कहते हैं, और तथा इनके जो मकान होते हैं, ये ध्यान रखना, मकान उनको टापरा कहते हैं। बेणेश्वर धाम, जिसका नवा टापरा ही नाम दिया गया, मकान को क्या बोल देते हैं, यानी टापरा है, यानी उसके नाम से जाना आता है। और फलों के जो फला होती है ना, ये फला के समूह को, बहुत सारे जो फला बन जाते हैं, फला के समूह को, कि फल, बहुत सारे जो फला होते हैं, यानी उनका जो समूह बन जाता है, उस समूह को पाल के नाम से जाना आता है। यानी फला, यानी जो फला के समूह को, ये अपन के समूह को गांव, गांव या फिर उसको क्या कह देते हैं, पाल कहते हैं। ये ध्यान, पाल ही कहते हैं, गांव तो अपना शब्द हो गया। हाँ बिल्कुल, वर्षा जाट पाल है, यानी उसके नाम से उसको जाना। जैसे आपने नाम सुना होगा, उदयपुर में है नाथरा की पाल, जैसे उदाहरण के रूप में कौन सा हो गया, फला। हाँ, तो फला, बहुत सारे जो फला एक जगह होते हैं, उसको पाल, मतलब पाल का मतलब वो क्या है, यानी वहां पर गांव बन चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये लोग क्या कभी भी जमीन पर नहीं सोते, बांस वगैरह, जो बांस की खपटियां वगैरह होती है, बना करके उसमें क्या करते हैं, यानी अपना मकान बना लेते हैं, और मतलब मचान बनाते हैं, जिसको बांस वगैरह है दो बांसों को जैसे ये जोड़ दिया, यहाँ एक बांस, ये जहां बीच में एक खपची लगा करके बांस की, इसके ऊपर सोते, जमीन पर नहीं सोते। जिससे दो फायदे, एक तो नमी से बच जाते हैं, मतलब गीला नहीं होगा शरीर, दूसरा जहरीले जानवरों से बच जाए, क्योंकि जंगलों में रहते हैं ना, जहरीले जो जानवर है, यानी उनसे बच जाते हैं। ये इनकी क्या है, यानी विशेषता है। तो ये, और दूसरा समाज है, यानी कई तरह के, मतलब भील लोगों के कई गोत्र होते हैं, एक गोत्र नहीं होता है, जिसमें परमार, कटारा, नाम सुना होगा, अभी अपने विधायक भी है, कटारा है, आहाड़ी अपन सकते हैं, डोडीमार, दन्नट, सोलंकी, सिसोदिया, है ना, चौहान, राठौड़, राणा, है ना, बानट, लाटा, कलसुआ, कई सारी इनके क्या है, यानी जो समाज में जो गोत्र वगैरह भी होती है। इनके कई नृत्य हैं त्योहारों पर, जैसे विशेष रूप से होली का त्योहार सबसे ज्यादा मनाते हैं ये लोग। ये एक तो इनके नृत्य कौन से, घूमर, ये ध्यान रखना, गेर, और कौन सा हो गया, नेजा, ये आपको ध्यान का नृत्य, ये प्रमुख इनके क्या है, घूमर, गेर, और कौन सा हो गया, नेजा, प्रमुख नृत्य, जिसमें स्त्री पुरुष सभी अनुशासन पूर्वक, यानी गोल घेरे में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। बिल्कुल गोल घेरा होता है ना उसमें। हाँ, आप तो नेट पे भी सर्च करना इनका, बिल्कुल बहुत आनंददायी क्या होता है नृत्य। माघ पूर्णिमा को तो जो कुंभ में बेणेश्वर का मेला लगता है ना, उसमें बहुत शानदार ये लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये भी। अब जो विवाह की प्रणालियां हैं, विवाह की प्रणालियों में बिल्कुल एक गोत्र में विवाह नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है। मतलब विवाह संबंध गोत्र से ही बाहर करते हैं, खुद के, जैसे अपने विवाह शादी वगैरह करते हैं, तो उसमें जैसे 4 गोत्र होती है, उनको कई 2 गोत्र को, कई 3 गोत्र को अलग करते हैं। तो वो गोत्र अपने खुद की गोत्र में क्या नहीं करते हैं, शादी नहीं करते। एक गोत्र के लोगों को अपने भाई बहन ही मानते हैं, उसमें ये लोग क्या नहीं करते हैं, यानी शादी नहीं करते। एक राउत वर्ग का मुखिया गांव का प्रमुख होता है, जो पाल होता है ना, उसका मुखिया किसको माना गया, राउत वर्ग होता है, उसको गांव का मुखिया माना आता है। वह एक से अधिक क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। जो राउत वर्ग का व्यक्ति होता है ना, उसको छूट है, यानी रावत को मुखिया माना गया है, और वो एक से अधिक क्या कर सकता है, यानी शादी कर सकता है, ये उसको है। मतलब अन्यथा तो यानी एक पत्नी प्रथा, ये बहुपत्नी प्रथा इनमें नहीं है, लेकिन उसको थोड़ी सी छूट दी गई है। मुखिया संपन्न सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वो व्यक्ति क्या होता है, सम्मानित होता है। अतः यानी इसमें नाता प्रथा भी है, ये भी ध्यान रखना।
एक पाल में रहने वाले व्यक्ति भी क्या नहीं करते, शादी नहीं करते। एक ही पाल में रहने वाले व्यक्ति, एक पाल का मतलब एक गांव में रहने वाले व्यक्ति भी क्या नहीं करते, शादी नहीं करते, दूसरे पाल के लोगों से शादी करते। दूसरा, इसमें नाता प्रथा भी होती है, लेकिन नाते की जो स्त्री होती है ना, उसका सम्मान क्या होता है, कम होता है। नाता प्रथा वाली जो महिला है, उसका सम्मान क्या होता है, कम होता है। और यह भी विवाह की रस्म के लिए पंडित की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये मटका है, बस इस मटके पर क्या रखते हैं, यानी पीपल के पत्ते रखते हैं, और वर और वधु पक्ष की ओर से हाथ जुड़वा करके पानी के घड़े पर पीपल की पत्तियां रख करके वर वधु की साथ परिक्रमा की जाती है। शादी क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। शादी में भोजन के साथ साथ में क्या होता है, यानी जो ये शराब का सेवन, सोमरस है, यानी इसका बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, यानी सेवन किया जाता है। सोमरस का बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पर सेवन होता है। ये भी आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा। और एक ये भी है, इनमें क्या है कि विवाह प्रथा पर जो अपन लिखे कि बिलों में लोगों में अपहरण विवाह की प्रथा भी क्या है, प्रचलित है। अपहरण करके भी क्या है ले आते हैं, ये भी आपको। दूसरा ये भी है कि इनके जैसे एक होता है सैपलाइन विवाह होता है, ये आपको ध्यान रखना। सैपलाइन विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि नाचते गाते समय जब महिला और पुरुष आपस में क्या होते हैं, नाचते गाते समय जो लड़की और लड़के आपस में उनकी क्या हो जाती है, सेटिंग हो जाती है आपस में, तो लड़का क्या होता है, उस लड़की को लेकर के भाग जाता है। और 2-3 दिन तक उनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। 2-3 दिन के बाद में क्या आएगा, उस लड़की को लेकर के घर पे आ जाएगा, घर वाले उसकी शादी करवा देंगे। उसको सैप लाइन विवाह के नाम से जाना आता है, यानी भगा करके लेकर के गया ना, उसको सैप लाइन विवाह के नाम। और लड़के का परिवार लड़की के अपहरण, जैसे लड़की का क्या कर लेता है, अपहरण पर वधु को मूल्य ग्रहण करता है, वधु वाला पक्ष उससे पैसे लेता है। इसे नोतरा की रकम भी कहते हैं। अगर लड़की अपहरण किया है किसी लड़की का, उसके बाद में उसकी शादी होती है, तो वधु पक्ष को पैसे देने होते हैं, उसको नोतरा की रकम के नाम से भी जाना आता है। बिल्लू में देह विवाह भी है, और विनिमय विवाह खरीदारी का भी है, सेवा विवाह भी है, क्रय विवाह की प्रथा भी। बिल्लू में नाता प्रथा अथवा यही तलाक प्रथा भी पाई जाती है। नाता प्रथा भी है, और कौन सी है, तलाक प्रथा है। ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। और ये भी स्त्री अगर वे भी चारणी है, हाँ, लालची प्रवृत्ति की है, बंध्या कुलक्षणी है, कुस्वामीन होने पर साड़ी फाड़कर उसमें 1 रुपया बांधकर पुरुष से संबंधी या पंच, जो 5 पंच स्त्री को दे देते हैं, तो इस प्रकार इनका क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। कुलक्षणी, व्यभिचारी है, लालची प्रवृत्ति की महिला है, तो साड़ी फाड़ करके उसमें 1 रुपया बांध करके स्त्री को दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, तलाक। तलाक तलाक कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्या हो जाता है, यह तलाक हो जाता है। प्रमुख इनका दर्शनीय जो स्थल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रमुख जिसको हरिद्वार कहते हैं, बेणेश्वर धाम है। और इनमें नृत्य कौन कौन से होते हैं, एक तो युद्ध नृत्य होता है, विवाह नृत्य होता है, भगोरिता नृत्य भी होता है, होली नृत्य भी होता है, लाठी नृत्य भी होता है, दिवाली नृत्य भी होता है, शिकार नृत्य भी होता है, ढोल नृत्य भी होता है। होली का त्योहार 10 दिन तक मनाते हैं ये लोग, लगातार 10 दिन तक मद मस्त रहते हैं ये लोग। सामाजिक संगठन में मुखिया पटेल भी होता है इनका, बोफा भी होता है। दिवाली जो बोफा या दिवाली जिसका सबसे प्रमुख स्थान, दूसरा महत्वपूर्ण, मुखिया पटेल का सबसे प्रमुख स्थान होता है, पटेल मुखिया, इसको गामेती भी कहते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है, यानी जो अपन ये कह सकते हैं कि बोफा या दिवाली आता है। और तीसरा महत्वपूर्ण स्थान भगत का होता है। और ये अपन ढोल, कई जो भगत होता है ये ढोल बजाने के भी कार्य करता है, यानी अलग अलग प्रकार के इनके रीति रिवाज होते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़े। इसके साथ में थोड़ी सी इसके बारे में आपको मैं क्या है कि उस पीपीटी के माध्यम से भी थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि उसमें कई सारे अपने शब्द भी हैं। हाँ, ये देखो, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां है, उसमें देखो भील राजस्थान की सबसे प्राचीन
भील राजाओं के हाथों में था। भील जनजाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा था? वनपुत्र कहा था। भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई है, द्रविड़ भाषा का, जिसका मतलब क्या होता है? धनुष होता है, तीर कमान है ये, और सबसे प्राचीन जनजाति मानी गई है ये। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सर्वाधिक है। चित्तौड़गढ़ जिलों में भी ये निवास करती है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपको ध्यान रखना बेटा, गोंड है। गोंड के बाद में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आती है? भील। इनकी प्रथाएं देखो, इन जनजातियों में बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल। छोटे गांव को क्या कहते हैं? फला कहते हैं ना। पाल का नेता मुखिया ग्रामपति कहलाता है। अब देखो अटक, किसी एक ही पूर्वज से उत्पन्न गोत्री को भील जनजाति में क्या कहते हैं? अटक कहते हैं। मतलब एक ही गोत्र है जो एक व्यक्ति विशेष से उत्पन्न है तो उसको अटक कहा जाता। कु, ये कु क्या है? भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? कु के नाम से जाना जाता है, कु के नाम से ना। टापरा, भीलों के घरों को भी क्या कहते हैं? टापरा के नाम से जाना जाता है। झुमठी या दाजिया आदिवासियों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर हाँ कृषि की जाती है, उसको क्या कहते हैं? झूमटी, या फिर क्या कहते हैं? दाजिया कहते हैं। दूसरे अपन और उसको क्या नाम दिया जाता है? यानी वालरा के नाम से भी जाना जाता है ना। चीमाता, भीलों द्वारा पहाड़ी डालों पर की जाने वाली कृषि को चीमाता, एक बार प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो वालरा, चीमा। एक गामेती या गमेती किसको कहते हैं? भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गामेती। भील केसरिया नाथ की चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी भी क्या नहीं बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। ये ध्यान रखना। केसरिया जी है ना वहां का। ठेपाड़ा, भील जनजाति के लोगों को तंग धोती पहनते। उस तंग धोती को क्या कहते हैं? ठेपाड़ा कहते हैं। और भील जनजाति के लोग तंग धोती है। एक होती है पोत्या, सफेद सापा सिर पर पहनते हैं ना, मोटा सा, उसको क्या कह देते हैं? पोत्या के नाम से जाना आता है। एक होता है पिरिया। ये पिरिया क्या है? भील जाति में विवाह के अवसर पर दुल्हन को पीले रंग का जो लहंगा पहनते हैं और लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है। पीले रंग के, ध्यान रखना, लहंगे को पीरिया कहते हैं और लाल रंग की साड़ी को क्या कहते हैं? सिंदूरी के नाम से जाना आता है। भराड़ी, हाँ, तो वैवाहिक अवसर पर जिस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता उसको क्या कहते हैं? बेराड़ी। फायरे, फायरे, ये ध्यान रखना, ये रणघोष है। युद्ध के समय रणघोष, फायरे 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 करके फिर एक साथ धनुष ले लेकर के सब तैयार हो जाते हैं। हाँ, टोटम, भील जनजाति के लोग टोटम यानी कुल देवता की पूजा करते हैं। ये लोग झूम कृषि करते हैं, जिसको क्या बोल दिया आता है? यानी वालरा कृषि के नाम से उसको जाना आता है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो अपन ने जनजाति, मुख्य रूप से जो भील जनजाति है यानी उसकी अपन ने चर्चा की है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये लोग क्या करते हैं? जैसे शादी विवाह वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक तरफ से शादी के लिए वान बिठाते हैं तो पूरे शरीर पर हल्दी चढ़ा देते हैं, लंगोट में ही रहते हैं। और एक तरफ महिलाएं क्या होती है? इनके जो लोकल गीत होते हैं वो गीत गाते रहती है। एक तंबू लगा हुआ होता है, उस तंबू में क्या होता है? चावल वगैरह, शाकाहारी भोजन है, यानी वो मक्का वगैरह वो होता है। दूसरे में क्या होता है? मांस होता है। और एक में क्या होता है? सोमरस होता है। 3 तरह के तंबू लगे बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, मस्त रहते हैं। हाँ, और एक तरफ अलग ही एक समुदाय 5-10 जने होते हैं जो झोंपड़ी बनाते रहते हैं। वो झोंपड़ी बना करके जैसे ही शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में ये लोग क्या करते हैं? उस दूल्हा और दुल्हन को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं कि अब तेरी जिम्मेदारी है, कमा और खा, तेरे ऊपर क्या आ चुकी है? अब जिम्मेदारियां आ चुकी है, मस्त रहे। उसी समय उसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। आगे चल करके ये अलग होने के लिए बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये इनका है। हाँ, दशरथ चौधरी गुरुजी क्या कह रहा है? दशरथों, अपने तेजाजी महाराज क्या है? तो ये सारी जो बातें हैं यानी इनकी अपन जो भील जनजाति है यानी उससे संबंधित अपनी सारी ये चर्चाएं रही है। तो ये 2 मैं स्पेशल क्लास ले चुका हूं। एक एसिड रेन है यानी उसकी क्लास ली थी। ये आज
जो भील जनजाति और कुछ जनजाति विशेष है यानी उनके बारे में आपको बताया। कल अपन यानी कुछ नया टॉपिक और लेकर के आएंगे, हाँ उसका भी यानी बिल्कुल शेड्यूल आपको डाल दिया जाएगा। और कल जो प्लस पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अभी से जानकारी देता हूं, कल 4 बजे से 5:30 तक प्लस के स्टूडेंट है, राजस्थान ज्योग्राफी कल से आपकी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहे क्योंकि इसी नवंबर में राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करवानी है आपको। हाँ बिल्कुल कंप्लीट आपको राजस्थान ज्योग्राफी इसमें करवा दी जाएगी ये भी। और स्पेशल क्लास है, 8 स्पेशल क्लास और बची है, उसमें भी अपन लेंगे। कल के टॉपिक का दशरथ तो बता दे कौन सा टॉपिक पढ़ाना, वही पढ़ा देंगे। कुलदीप राठौड़, बेटा राठौड़ लेट हो गया। और कल ध्यान रखना कुलदीप, 4 बजे से प्लस पे क्लास होगी। नेशनल हाईवे करवा दो, वर्षा जाट नेशनल हाईवे करवा दो कल, चलो कल नेशनल हाईवे करवा देंगे, चिंता नहीं किया, कल बिल्कुल नेशनल हाईवे करवा देंगे। कल प्लस पे लेता हूं, बिल्कुल प्लस पे भी लेना है। और कल इसका अपने को स्पेशल क्लास का टाइम चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। हाँ शाम का ऐसे रखेंगे ना उस टाइम, क्योंकि 4 से 5:30 तक तो ये है ही है। हाँ और जिनको जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो फ्री पढ़ते रहिए। और जैसे प्लस से कोर्स आप ले तो रेफरल कोड, मेरे वाला रेफरल कोड है यानी उसका आप यूज कर लेना, यानी RV10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये स्पेशल क्लासें देखा करो जिससे और आपको 5-10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं, क्लास टाइम इज अप, क्लिक ऑन टाइमर, एग्जिट क्लास।